मॉर्निंग स्टूडेंट, KDRS स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक की एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 का अध्ययन किया था। और आज के इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है कि अनिल 60% स्थितियों में सत्य बोलता है तथा आनंद 90% स्थितियों में सत्य बोलता है। तो किसी कथन पर उनके एक दूसरे से विरोधाभासी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में क्या है कि सबसे पहले तो अनिल 60% स्थितियों में सत्य बोलता है, तो यानी कि दो घटनाएं हो गई यहाँ पर, एक ई और एक एफ। तो ई घटना तो क्या है, अनिल द्वारा सत्य बोलना। अनिल द्वारा सत्य बोलना। इसकी कितनी संभावना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये है 60%। तो ये हो गया आपके पास 60/100। तो सत्य बोलने की आ गई, तो असत्य बोलने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1 माइनस 60/100 इक्वल 40/100। अब एफ घटना, दूसरा व्यक्ति कौन है, आनंद। तो आनंद के द्वारा सत्य बोलना। आनंद द्वारा सत्य बोलना। तो आनंद द्वारा सत्य बोलने की कितनी संभावना दे रखी है प्रश्न में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 90%। तो ये हो गया आपके 90/100। तो आनंद द्वारा सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो 1 माइनस 90/100 इक्वल 10/100। अब पूछा क्या है हमसे, उनके किसी कथन पर उनका एक दूसरे से विरोधाभासी होना की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी कथन पर उनका एक दूसरे से विरोधाभासी होना की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यदि पहला अनिल सत्य बोलेगा तो आनंद असत्य बोलेगा, ई इंटरसेक्शन एफ। और यदि अनिल असत्य बोलेगा तो आनंद सत्य बोलेगा। एक दूसरे का विरोध हो गया, एक व्यक्ति सत्य बोल रहा है तो दूसरा असत्य। तो यहाँ पर दो ऑप्शन बन गए कि यदि अनिल सत्य बोलता है तो आनंद असत्य, यदि अनिल असत्य बोलता है तो आनंद सत्य बोलता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एक दूसरे से स्वतंत्र है घटनाएं, एक दूसरे पर डिपेंडेबल नहीं है, इसलिए प्रायिकता का गुणन नियम लग गया है यहाँ पर स्वतंत्र घटना का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान कितना है, 60/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश का मान है हमारे पास 10/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान है
40/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान है 90/100। देखिए ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, तो रह गया यहाँ 6/100। यहाँ भी 1 0 से 1 0, 1 0 से 9 चकू 36/100। तो 36, ये 100 आपका एलसीएम हो गया। 6 + 36 = 42/100, जिसको हम लिख सकते 0.42। तो कितनी संभावना आ गई हमारे पास एक दूसरे का विरोध करने की? 0.42। तो यहाँ प्रश्न आ गया हमारे ध्यान में। क्या था प्रश्न? कि अनिल और आनंद दो व्यक्ति हैं, तो अनिल के सत्य बोलने की संभावना 60%, तो असत्य बोलने की 40%। तो आनंद के सत्य बोलने की संभावना 90%, तो आनंद के असत्य बोलने की 10%। ठीक। अब एक दूसरे का विरोध करेंगे कब? जब एक व्यक्ति सत्य बोलेगा और दूसरा असत्य बोलेगा, तो वो विरोध हो जाएगा एक दूसरे का। तो एक यानी कि दो ऑप्शन बन जाएंगे। ये हो सकता है कि पहले अनिल सत्य बोले तो आनंद असत्य, और यदि अनिल असत्य बोलेगा तो आनंद सत्य बोलेगा। तो ये दो ऑप्शन हो गए। फिर दोनों से हमने इन चार प्रायिकताओं का मान इसमें से जमा दिया जो हमने पहले ही निकाल ली है, और इनका कैलकुलेशन किया, तो ये आया हमारे पास एक दूसरे का विरोध करने की कितनी संभावना आ गई? 0.42। और इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। बोर्ड की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। ध्यान से करें, ध्यान से लिखें। और अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट सवाल पर, सवाल नंबर 13। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? 3 व्यक्ति ए, बी और सी बारी बारी से एक सिक्का उछालते हैं। जिसके पहले चित आता है वही जीत जाता है। यह मानते हुए कि खेल अनिश्चित काल तक जारी रहता है। यदि ए खेलना आरंभ करे तो उनकी जीत की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। तो हमारा परीक्षण क्या है इसमें? ए, बी और सी के द्वारा अनिश्चित काल तक बारी बारी से सिक्का उछालना। परीक्षण क्या हो गया? ए, बी व सी के द्वारा बारी बारी से अनिश्चित काल तक सिक्का उछालना। एबीसी के द्वारा बारी बारी से अनिश्चित काल तक सिक्का उछालना। अब शर्त क्या है हमारी? शर्त क्या है कि चित आने पर जीत जाता है। चित आने पर जीत जाना। चित आने पर जीतना। चित आने पर जीतना। जीतना कब है? जब चित आ जाता है तब जीत जाता है। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कब जीतेगा? ए के जीतने की संभावना चित आने की 50% होती है, तो ये हो गया 50% बराबर 1/2। और पी ऑफ ए डैश भी वही 50%, ये भी 1/2। चित पी ऑफ बी वही 50%, 1/2। पी ऑफ बी डैश ये भी 1/2। पी ऑफ सी 50%, 1/2। पी ऑफ सी डैश 1/2। अब हम देखें कि ए के जीतना। ए कब जीतेगा? ए के जीतने की प्रायिकता की हम बात करें। ए का जीतना। प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए का जीतना की कितनी संभावना होगी, क्योंकि जो परीक्षण है वो अनिश्चित काल तक चलता है। ए सबसे पहले खेलना प्रारंभ करता है, तो ये हो सकता है कि ए पहली बार में ही जीत जाए। अगर वो पहली बार नहीं जीतता है यानी कि ए डैश, तो फिर नंबर किसका आएगा, बी का। फिर बी भी नहीं जीता, सी भी नहीं जीता, तो वापस चौथी बार में ए जीत सकता है। फिर ए डैश, बी डैश, सी डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश और ए, ऐसे ये अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। या तो ये हो सकता है कि ए पहली बार में जीत जाए, फिर यदि पहली बार में नहीं जीतेगा तो उसका नंबर फिर चौथी बार आएगा, तो ये हो सकता है चौथी बार जीते। फिर चौथी बार में नहीं जीते तो इसका मतलब है कि फिर सातवीं बार में जीत सकता है। ठीक, इस प्रकार से ये हमारी सीरीज बन गई। तो अब हम देखें ए के जीतने की एरिया आपके पास 1/2, ये 1/2 प्लस ए डैश भी 1/2, बी डैश भी 1/2, सी डैश भी 1/2 और ए भी 1/2। ये ए डैश 1/2, बी डैश 1/2, सी डैश 1/2, ए डैश 1/2, बी डैश 1/2, सी डैश 1/2 प्लस के डॉट डॉट। ये कितनी बन गई, 1/2, ये 1/2 की होल पावर 4, ये 1/2 की होल पावर 7 डॉट डॉट डॉट। ये एक अनंत श्रेणी बन गई। कौन सी श्रेणी है ये श्रेणी है जीपी गुणोत्तर श्रेणी, जिसका प्रथम पद 1/2 सार्व अनुपात उत्तर पद में पूर्व पद का भाग देना कितना आएगा, 1/2 की पावर 3, एक घात कम हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8। सूत्र हमारा होता है अनंत पदों का योग का a/1 - r। तो अब हम देखें a का मान 1/2, 1 - r का मान 1/8, तो कितना आ गया, 1/2/8 - 1 7/8, 2 चकू 8, कितना आ गया 4/7। तो यदि इस प्रकार के खेल में ए के जीतने की कितनी संभावना आ गई, 4/7। अब ऐसे ही हम बी के जीतने की निकालेंगे और ऐसे ही सी के जीतने की। तो ए के जीतने की हो गई। अब हम देखें इसमें बी के जीतने की संभावना, बी के जीतने की। अब देखें हम बी के जीतने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जीतना। तो बी का नंबर कब आएगा, दूसरे नंबर पर। बी का नंबर ए के बाद आएगा, तो पहले ए नहीं जीतेगा तो हो सकता है पहली बार में बी जीत जाए। अब फिर ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, सी नहीं जीता, फिर ए नहीं जीता, हो सकता है बी जीत जाए। इस प्रकार से ये काल अनिश्चित बार चलेगा। तो यानी कि अब ए डैश की प्रायिकता वही 1/2, बी की प्रायिकता, फिर ए डैश की प्रायिकता, बी डैश की प्रायिकता, सी डैश की प्रायिकता, ए डैश की प्रायिकता, दिस ऐसे। ये हो गया 1/2 की होल पावर 2, ये 1/2 की होल पावर 3 और 2 5। ये वही सीरीज बनेगी जैसे पहले बनी थी। जीपी का प्रथम पद 1/2 और आर सार्वनुपात 1/2 की होल पावर 5 और ये 1/2 की होल पावर 2। आधार समान है, घातें घट जाती है, तो ये हो जाएगा 1/2 की होल पावर 3, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/8। वही सूत्र हमारे पास एस अनंत बराबर a/1 - r। सूत्र लगा दे, ए का मान 1/2 नहीं है, 1/2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/4। ये 1/4
अपॉन में 1 माइनस आर, आर का मान 1/8। सॉल्व किया और तो ये 1/4 अपॉन 7/8, ये 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, तो ये आ गया आपके पास 2/7। तो बी के जीतने की कितनी संभावना आ गई हमारे पास? 2/7, यानी कि बी का नंबर एक तो दूसरी बार आएगा, फिर 5वीं बार, फिर इस प्रकार से 3-3 छोड़ करके आएगा। तो यहाँ जो सीरीज बनेगी वो जीपी बनेगी, और जीपी के अनंत पदों का जो योग है हम a/1 माइनस आर से ज्ञात करते हैं। सूत्र में मान जमाएंगे तो ये हमारे पास बी के जीतने की संभावना इस प्रकार के प्रोसेस में 2/7 प्राप्त होती है। अब हम इसी प्रकार सी के जीतने की संभावना निकालें। सी के जीतने की संभावना, हाँ जी, देखें हम सी के जीतने की संभावना, सी का नंबर आता है पहले ए का नंबर, फिर बी का नंबर और फिर सी का, यानी तीसरे नंबर पर ए डैश, बी डैश और सी। फिर कब आएगा? ए नहीं जीता, बी भी नहीं जीता, सी नहीं जीता, वापस ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, लेकिन सी जीत गया, यानी कि फिर आएगा छठे नंबर पर। तो यहाँ पर वही प्रायिकताएं जमा दें। ए डैश की प्रायिकता 1/2, बी डैश की भी 1/2 और सी की भी 1/2। ऐसे ही ए डैश की 1/2, बी डैश की 1/2, सी डैश की 1/2, ए डैश की 1/2, बी डैश की 1/2 और सी की 1/2। यहाँ से ये हो गया 1/2 की होल पावर 3, और ये कितना हो गया? 1/2 की होल पावर 6। ये वही जीपी बन गई। वापस से गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद 1/2 की होल पावर 3 यानी 1/8। आर उत्तर पद में पूर्व पद का भाग, ये आधार समान घातें घट जाती हैं। 1/2 की होल पावर 3 बराबर 1/8। सूत्र हमारा वही काम में लेना है अनंत पदों के योग का। तो ए का मान 1/8, 1 माइनस 1/8, सॉल्व किया 1/8 और ये आ गया 7/8। 8 से 8 कैंसिल, आंसर आ गया 1/7। तो इस प्रकार से ये हमारे पास सी के जीतने की संभावना आ गई। तो प्रश्न क्या था हमारे पास? प्रश्न था कि 3 व्यक्ति हैं जो बारी बारी से एक सिक्के को उछालते हैं और ये क्रम उनका अनिश्चित काल तक चलता रहता है, और जीतता कब है व्यक्ति? जब चित्त प्राप्त कर लेता है। सिक्का उछाल कर जब चित्त प्राप्त कर लेता है तो वो जीत जाता है। तो यह ए के जीतने की क्या संभावना होगी, बी के जीतने की क्या होगी और सी के जीतने की क्या होगी, ये प्रश्न था हमारे पास। तो हमारे पास ए के जीतने की आ गई, बी के जीतने की आ गई और सी के जीतने की आ गई 1/7 संभावना। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से अच्छे से समझें, अच्छे से लिखें और ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? अगले 25 वर्षों में एक व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना 4/5 और उसकी पत्नी के उन्हीं 25 वर्षों में जीवित रहने की प्रायिकता 3/4 है। तो निम्न प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों 25 वर्ष तक जीवित रहें। नंबर सेकंड, दोनों में से कम एक 25 वर्षों तक जीवित रहे। नंबर थर्ड, केवल पत्नी 25 वर्षों तक जीवित रहे। तो यहाँ पर हम देखें कि 2 घटनाएं बन रही है। पहली घटना, व्यक्ति का 25 वर्षों तक जीवित रहना, ये एक घटना है। तो इसकी संभावना व्यक्ति का 25 वर्षों तक जीवित रहना, ई घटना मान लें इसे हम। व्यक्ति का 25 वर्षों तक जीवित रहना, व्यक्ति का 25 वर्षों तक जीवित रहना, इसकी संभावना हमें दे रखी है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितने %, या उस रूप में दे रखी है बटे रूप में 4/5। तो इन्हीं 25 वर्षों में जीवित नहीं रहने की संभावना कितनी हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 1 माइनस 4/5 बराबर 1/5। अब दूसरी घटना एफ, पत्नी का उन्हीं 25 वर्षों में जीवित रहना। पत्नी का उन्हीं 25 वर्षों में जीवित रहना। तो इसकी संभावना कितनी दे रखी है हमें, इसकी संभावना दे रखी है हमें 3/4। तो जीवित नहीं रहने की संभावना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1 माइनस 3/4 बराबर 1/4। अब हमसे पहला प्रश्न क्या पूछा है, पहला प्रश्न, दोनों का 25 वर्षों तक जीवित रहने की संभावना कितनी है, यानी कि व्यक्ति का और पत्नी का। तो क्या पूछा है, व्यक्ति और पत्नी मतलब ई और एफ दोनों का जीवित रहने की संभावना। तो ये हम कैसे निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं इसलिए स्वतंत्र घटनाओं का नियम लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये हो गया 4/5 इंटू 3/4। तो ये देखिए आप 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 3/5 आंसर। अब हम देखें दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या है हमारे पास, दोनों में से कम एक 25 वर्षों तक जीवित रहे। दोनों में से कम एक, इसका मतलब या तो व्यक्ति जीवित रहे या पत्नी जीवित रहे या दोनों ही जीवित रहे, यानी 3 ऑप्शन ये किस में आते हैं, ई यूनियन में आते हैं, ई यूनियन एफ। तो हमसे पूछा है ई यूनियन एफ पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का सूत्र क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब कितना मान है 4/5 प्लस एफ का एफ की प्रायिकता 3/4 और ई इंटरसेक्शन आपने अभी निकाली है, लघुत्तम ले लो 20, 5 चौकू 20, 4 चौकू 16, 4 पंजो 20, 5 तिया 15 और 5 चौकू 20, 4 तिया 12। ये हो गया 16 और 15 31, 31 माइनस 12 अपॉन 20 और 12 घटाएंगे तो 8 और 10 18 और 1 19/20। ये आंसर आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, केवल पत्नी 25 वर्षों तक जीवित रहे। केवल पत्नी का मतलब एफ, तो एफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ, केवल पत्नी जीवित रहे। केवल पत्नी जीवित रहे मतलब पति जीवित नहीं रहे और पत्नी जीवित रहे। केवल पत्नी का मतलब हो गया, चाहे हम और सही लिखना चाहे, केवल पत्नी, और पत्नी से मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ। पति जीवित नहीं रहे लेकिन पत्नी जीवित रहे 25 वर्षों में, तो ये वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई डैश की प्रायिकता 1/5,
f की प्रायिकता 1/4, तो गुणा करने पर हो गया 1/20। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपके पास एक व्यक्ति है और ए उसकी पत्नी है, दोनों का 25 वर्षों तक जीवित रहने की संभावना हमें दे रखी है। तो हमने उन दोनों के, हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि 25 वर्षों तक जीवित रहने की संभावना 4/5 और इसकी है 3/4, और जीवित नहीं रहने की 1/5 और 1/4। पहला क्वेश्चन था दोनों के जीवित रहने की संभावना, वो हमारे पास आ गई 3/5। फिर दूसरा क्वेश्चन था दोनों में से कम एक के जीवित रहने की संभावना, ये आ गई 19/20। फिर तीसरा था केवल पत्नी के जीवित रहने की संभावना, ई डैश इंटरसेक्शन एफ, तो ई डैश की प्रायिकता और एफ की प्रायिकता। तो ई डैश की प्रायिकता कितनी है? 1/5, एफ की प्रायिकता 3/4, 3/4, तो ये कितना आएगा? 3/20। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं 6 नंबर में, तो ध्यान से करना होती है हमें कैलकुलेशन। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होते हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के अगले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।